हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 7 की बुक जो है हिस्ट्री की, उसका चैप्टर 1 देखेंगे, द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम स्टेट्स। तो जो इससे पहले जो हमने देखा मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमने देखा था क्लास 6 में। उसके बाद जो है ठीक है गुप्ता डायनेस्टी देखा था। उसके बाद जो है जो हमारा जो कंट्री है जो उसमें जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे किंगडम्स का ही साम्राज्य था, कोई भी बड़ा एम्पायर नहीं था, उनके बारे में हमको देखना है इस चैप्टर में। तो ये जो पीरियड है 650 से लेके 1200 एडी, ठीक है, ये पीरियड जो है हमको इस चैप्टर में देखना है। तो किंग हर्षवर्धना डाइड इन द ईयर 647 एडी। तो किंग हर्षवर्धना के बारे में हमने क्लास 6 में हमने देखा था, ठीक है। तो क्लास 6 को रिकॉल करते हुए आप ध्यान देंगे कि किंग जो हर्षवर्धना है वो 647 एडी में खत्म हो गए थे और उनके बाद जो है नेक्स्ट 600 ईयर्स तक कोई भी लार्ज एम्पायर नहीं था इंडिया में। तो आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट 600 ईयर्स देयर वर नो लार्ज एम्पायर्स इन इंडिया। द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम। तो जो हमारी जो कंट्री है वो छोटे छोटे जो किंगडम्स है उसमें बट के रह गई। तो ये क्यों हुआ, ठीक है, व्हाई डिड दिस हैपन, फ्रॉम वेयर डिड दिस स्मॉल किंगडम्स अराइव, ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ और ये छोटे छोटे किंगडम कैसे उभर के आए, कैसे ये इनका जन्म हुआ, एंड हु वर द फेमस किंग्स ऑफ दैट टाइम, है ना। इनमें से जो छोटे छोटे किंगडम्स है उसमें से इंपॉर्टेंट किंग्स कौन से थे, हाउ डिड दे मैनेज टू मेंटेन लार्ज आर्मीज टू प्रोटेक्ट देयर किंगडम एंड कॉन्कर मोर टेरिटरी। तो वो अपना जो किंगडम है उसको उसमें जो इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज है, ठीक है, तो आर्मीज वो कैसे मेंटेन करके रखती थी ताकि वो अपने किंगडम्स को प्रोटेक्ट कर सके, संभाल के रख सके, बचा के रख सके। और बहुत सारी जो टेरिटरी है उसको वो कैसे अपने कब्जे में करके रखे, कॉन्कर मतलब कब्जा करना, ठीक है। वट ऑन इन देयर रॉयल कोर्ट्स, और उनका जो रॉयल कोर्ट्स हुआ करती थी, सभा हुआ करती थी, रॉयल सभा हुआ करती थी राजा महाराजाओं की, उसमें क्या चीजें हुआ करती थी। तो वी शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स इन दिस लेसन। तो ये सारी चीजों के बारे में हमको इस लेसन में देखना है। तो यहाँ पे हम मेन राजवंश मतलब जो मेन यहाँ छोटे छोटे किंगडम्स है 650 से लेके 1200 एडी तक, वो मैप 1.1 में दिया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे किंगडम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो कलकुचरी हो गया, हाय हाय हो गया, ठीक है, ये वंश है। फिर इधर उड़ीसा साइड सोमवंशी हो गया, कलकुचरी देखिए छत्तीसगढ़ में हो गया, चालुक्य के बारे में हमको देखना है, ककतिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स हैं, वो सारे किंगडम्स के बारे में हमने देखना है। तो ये प्रतिहार हो गया आपका, ये पाला हो गया, ठीक है, यह चंद्रवर्मन हो गया, ठीक। और मेन जो है ये सारी, ठीक है, ये यदु हो गया, ये पारमार हो गया, चालुक्य हो गया, ठीक है। तो हमको ये सारे जो किंगडम्स हैं उनके बारे में हमको इस चैप्टर में देखना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हाउ न्यू किंग्स एंड डायनेस्टीज वे फॉर्म, कि ये छोटे छोटे जो किंगडम्स बने हुए हैं इनके नए जो राजा कैसे बने और ये जो डायनेस्टीज है वो कैसे बनी उसके बारे में। तो मैनी किंग्स यूज टू इंस्क्राइब देयर ऑर्डर्स एंड एडिक्ट्स ऑन द रॉक एंड कॉपर प्लेट्स। तो बहुत सारे, जैसे कि हम क्लास 6 से देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे जो किंग हैं जो अपने जो ऑर्डर्स हो गए, ठीक है, उनका जो आदेश हो गया उसको इंस्क्राइब करके रखते थे, ठीक है ना, जो ऑर्डर्स हो गए उसको इंस्क्राइब करके रखते थे। तो ये जो एडिक्ट्स, ठीक है, एडिक्ट्स का मतलब ही होता है ऑफिशियल ऑर्डर्स। तो उनके जो ऑर्डर्स हो गए वो जो रॉक्स और कॉपर प्लेट्स में लिखवा के रखते थे। तो उन सब चीजों से हमको जो किंग्स है उनके बारे में पता चलता है। तो पोएट एंड बार्ड्स, ठीक है, पोएट्स जो लिखते हैं कविताएं वगैरह, और बार्ड्स, ठीक है, बार्ड्स भी पोएट्स को ही कहा जाता है, ठीक है। तो और जो गाते भी हैं, ठीक है, गाते भी हैं बार्ड्स जो हैं, ये ऑल्सो क्या, ये रोट सॉन्ग्स ऑफ प्रेज फॉर देयर किंग्स इन दिस वे, है ना। तो वो जो पोएट्स वगैरह जो रहते थे वो किंग्स की जो प्रशस्ति कहा जाता था उसके जो प्रेस में, है ना, उनके गुणगान करते हुए बहुत सारे जो है सॉन्ग्स वगैरह और पोएम्स लिखा करते थे। और ये जब लिखा करते थे तो इनको बहुत सारा जो है धन दौलत भी जो किंग्स है वो दिया करते थे। जितनी प्रशंसा करेंगे उतना उनको किंग जो है उनको धन दौलत भी दिया करते थे, इवन जो है विलेजेस भी दे दिया करते थे पोएट्स और बार्ड्स को। तो वी केम टू नो मोर अबाउट हिस्ट्री ऑफ दोज टाइम्स बाय रीडिंग व्हाट इज रिटन इन दिस ऑन दिस रॉक्स एंड कॉपर प्लेट्स। तो हमको उस समय जो हिस्ट्री में
है ना, उस समय के टाइम में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें जो है, ये जो कॉपर और रॉक्स और कॉपर प्लेट्स में जो लिखा हुआ है उससे हमको बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। और जो ये पोएट्स वगैरह ने लिखा है उनसे भी। द इंस्क्रिप्शंस एंड कॉपीज ऑफ द नियर बाय कट बाय रॉक्स एंड कॉपर प्लेट शोज that there were many powerful kings ruled in different parts of India around the year 650 AD, who got victory over their surrounding areas and included into their empires। तो ये जो कॉपर्स हैं, ये जो इंस्क्रिप्शन है ना, ये रॉक्स और कॉपर प्लेट्स में लिखे हुए हैं, इनसे हमको पता चलता है कि उस समय बहुत सारे जो पावरफुल किंग्स हुआ करते थे, ठीक है, अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो रूल किया करते थे 650 एडी के अराउंड में, और जिन्होंने जीत जो है अपना जो सराउंडिंग एरियाज में कब्जा किया, जीत हासिल की, ठीक है, और उसको अपने एम्पायर में इंक्लूड किया। तो दिस रूलर्स वेयर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर टू एक्सटेंड देयर एम्पायर। तो ये जो रूलर हुआ करते थे, छोटे छोटे बहुत सारे साम्राज्य जो हमने मैप 1 में देखा, तो वो जो रूलर्स हुआ करते थे वो हमेशा जो है लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे ताकि वो अपना जो एम्पायर उसको बढ़ा सके, जो दूसरे के एम्पायर है उसमें कब्जा कर सके। बट द डिसेंडेंट ऑफ दिस पावरफुल किंग्स वे वीक एंड इनकेपेबल रूलर्स। और इनके जो डिसेंडेंट्स थे, ठीक है, मतलब इनके आगे के जो वंशज के जो लोग थे, ये पावरफुल किंग्स नहीं थे, है ना, ये क्या थे, वीक थे और इनकेपेबल, मतलब अच्छे से रूल करने लायक नहीं थे। तो वंस दे कॉन्कर्ड मोर टेरिटरी, दे अपॉइंटेड देयर आर्मी जनरल्स एंड सीनियर ऑफिसर्स टू गवर्न दिस न्यू रीजन्स एंड एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर देम। तो जैसे ही वो दूसरा कोई टेरिटरी, ठीक है, उनके आसपास का कोई भी टेरिटरी जो है उसमें कब्जा कर लेते थे, कॉन्कर मतलब कब्जा कर लेते थे, टेरिटरी मतलब एक रीजन, ठीक है, एक एरिया, दे अपॉइंटेड, ठीक है, उसके बाद जब वो अपने आर्मी के अपॉइंट कर लेते थे आर्मी जनरल सीनियर ऑफिसर्स, और उनको वो रीजन दे देते ताकि वो उसमें राज्य चलाए और अपनी अथॉरिटी जो है उसके अपने अंडर रख ले। तो मैनी ऑफ दिस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, ठीक है, और बहुत सारे जो गवर्नर जो है ये जो अथॉरिटी वो एक्सेप्ट करवाना चाह रहे थे उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ये दिया गया, इन अ स्टेट ऑफ वेस्ट इंडिया देयर वॉज द रूल ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हु वेयर ऑफिसर्स ऑफ चालुक्य किंग्स। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न इंडिया में एक स्टेट के बारे में बता रहा है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है, जो क्या हुआ करते थे, एक टाइम में ऑफिसर्स हुआ करते थे चालुक्यन किंग्स के। तो राष्ट्रकूटा जो चालुक्यन किंग्स, ठीक है, उसके ऑफिसर्स हुआ करते थे राष्ट्रकूटास, ठीक है। तो ये लोगों ने क्या किया, जो राष्ट्रकूटास उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो गवर्नर्स हुआ करते थे, लेकिन फिर क्या है, उन्होंने समय के साथ, ठीक है, और गवर्नर्स हुआ करते थे, तो समय के साथ उन्होंने क्या है, उनको जो चालुक्यन किंग है उसको अपना राजा मानने से इनकार कर लिया और अपना एक करंट डायनेस्टी बना लिया। बट द राष्ट्रकूटा बिकेम सो स्ट्रॉन्ग दैट दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज किंग इन 8th सेंचुरी एंड बिगैन रूलिंग इंडिपेंडेंटली। जैसे कि मैंने बताया कि वो अपनी जो चालुक्यन किंग्स है उसकी अथॉरिटी को नकार देते हैं और अपने आप को खुद राजा डिक्लेयर करके 8th सेंचुरी में अलग से राज करना चालू कर देते हैं। Sometimes a strong warrior would take the help of his friends to attack weak tribals and stamp his authority over them। और कुछ कभी कभी ऐसा हुआ करता था, एक जो योद्धा है, ठीक है, एक वॉरियर है, योद्धा है, वो क्या करता था, अपने फ्रेंड्स का, ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह का हेल्प ले लेता था और जो वीक ट्राइबल्स हैं उनके ऊपर अटैक करता था, और वो जो उनका जो ट्राइबल वाला जो एरिया है उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लेता था और वहां पे अपनी अथॉरिटी जो है एस्टेब्लिश कर लेता था। अथॉरिटी मतलब अधिकार, ठीक है, स्टैम्प हिज अथॉरिटी मतलब वहां पे अपना अधिकार जमा लेना। लेटर ऑन ही वुड इनवाइट ब्राह्मण्स, मर्चेंट्स एंड पेशेंट्स फ्रॉम अदर प्लेसेस टू सेटल इन द एरियाज ही हैड कॉन्कर्ड एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ किंग। और उसके बाद जो है वो क्या करते हैं ना, एक एरिया उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, फिर उसके बाद जो है वो ब्राह्मण्स हो गए, मर्चेंट्स हो गया, ठीक है, व्यापारी जो हो गए, और जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनको अलग, जो दूसरे जगह में रहते हैं उनको भाई न्योता देते ही तुम मेरे एरिया में आके रहो, मैं तुमको इतनी सारी फैसिलिटीज दूंगा, ठीक है, तो और अपने आप को वहां पे वो राजा घोषित कर देते हैं, ठीक है। A stone inscription formed at घटियाला नियर जोधपुर इन राजस्थान गिव वन सच एग्जाम्पल। तो ऐसे ही जो एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है, कहाँ पे, घटियाला में, कहाँ पे है ये, जोधपुर राजस्थान में, वहां पे यह इसी तरीके का एग्जाम्पल सामने आता है। इट्स इज दैट द प्रतिहारा एस्टैब्लिश देयर रूल इन द रीजन इन दिस वे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो प्रतिहारा हुआ करते थे उन्होंने अपना राज्य जो है इस रीजन में ऐसे ही फैलाया। और जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी, इन छत्तीसगढ़ कालकुचरी बिकेम द रूलर्स ऑफ त्रिपुरी किंगडम नियर जबलपुर इन ए सिमिलर मैनर। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो कालकुचरी हुआ करते थे वो रूलर्स किसके बन गए, त्रिपुरी किंगडम,
ठीक है, त्रिपुरी किंगडम जो जबलपुर के पास है वैसे ही। देयर वेर मोर वेज टू बिकम किंग एंड किंगडम्स लाइक, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे जो जैसे कि ये जो सीनियर ऑफिसर्स हो गए, ये लोग क्या है अपने आप को राजा घोषित कर देते थे, तो और किंगडम अपना खुद का किंगडम बना लेते थे। बहुत सारे तरीके होते थे। सम फैमिलीज वो सेटल इन एरिया, ठीक है, एक और तरीका बताया, कुछ फैमिलीज क्या है जाके एक एरिया में क्या हो जाती है, सेटल हो जाती है, बहुत सारा जो लैंड है उसको अपने कब्जे में रख लेती है फार्मिंग के लिए, ठीक है। दे वुड डिग वेल्स, पॉन्ड्स एंड बावड़ीज टू इरिगेट द लैंड टू गेट गुड क्रॉप, ठीक है, और वहां पे कुएं बना लेते हैं, तालाब बना लेते हैं, और बावड़ी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं ना, उनको बावड़ी कहा जाता है, और बावड़ी बना देते हैं जहाँ ताकि जो जमीन है उसको इरिगेट कर सके। इरिगेट मतलब वहां पे सिंचाई का काम अच्छे से कर सके और अच्छा क्रॉप ग्रो कर सके। तो एज द हार्वेस्ट इंक्रीजेस फैमिली वुड बिकम वेल्दी एंड पावरफुल, और जैसे जैसे उनका जो ये खेती किसानी वाला काम है, उनका जो उपज है ना, हार्वेस्ट मतलब जो उनकी उपज है वो बढ़ते जाती है, तो ये जो फैमिली है वो क्या होती जाती है, बहुत ही अमीर होते जाती है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते जाती है, एकदम शक्तिशाली होते जाती है। देयर ग्रैंडर वुड इंक्रीज एंड अदर पीपल विल सीक देयर हेल्प एंड एडवाइस, ठीक है। उनका जो ग्रैंडर मतलब आदर सम्मान जो है, उसकी भव्यता जो है, बड़प्पन जो है वो क्या है, बहुत बढ़ने लग जाती है, और दूसरे लोग जो है उनकी हेल्प और एडवाइस, ठीक है, उनकी सहायता लेना स्टार्ट कर देते हैं और उनसे सलाह मशवरा करना स्टार्ट कर देते हैं। The people will pay obeisance to them and listen to what they say, ठीक है। तो लोग जो है, जो कॉमन पीपल जो है वो क्या करेंगे, उनको बहुत ही ज्यादा आदर देंगे, ठीक है, ऑबिसन मतलब आदर सम्मान देना स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद क्या है, जो भी वो बोलेंगे उसको वैसा ही मानेंगे। तो एस्टैब्लिश देयर सुपीरियरिटी एंड अथॉरिटी, दिस फैमिली वुड टेल पीपल दैट दे वर डिसेंडेड फ्रॉम ए लिनेज ऑफ गॉड एंड ऋषिज, और अपने आप को बहुत ही ज्यादा, ठीक है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा सर्वोच्च बताने में, और अपना जो अधिकार है, मतलब वो जो एरिया है वहां पे अपना अधिकार ज्यादा जमाने के लिए ये फैमिलीज अपने आप को क्या बताते हैं, ये फैमिलीज अपने आप को बताना चाहते हैं कि ये क्या है, वंशज है, भगवान के वंशज है, और ऋषि मुनि जो है उनके वंशज है, ये सब बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे करके वो अपना एक साम्राज्य वहां फैला लेते हैं। द पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल एंड कल्चुरी ऑफ सेंट्रल इंडिया एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन दिस वे, तो एग्जाम्पल दिया है जो पाला डायनेस्टी है बंगाल की, और जो कलकुचरी है सेंट्रल इंडिया की, जो हमारे छत्तीसगढ़ में राज करते हैं, उन्होंने अपना सुप्रीमेसी जो है, ठीक है, सुप्रीमेसी मतलब अधिकार, ठीक है, सर्वोच्च अधिकार जो है ना, उसको वैसे ही कराया। तो उसके बाद हमको देखना है रोल्स ऑफ ब्राह्मण्स एंड भाट्स, ठीक है। ब्राह्मण्स आपको पता है, भाट्स क्या होते हैं ये आगे हमको पता चलेगा। तो ब्राह्मण्स हेल्प पावरफुल किंगडम, पावरफुल फैमिली एस्टैब्लिश रॉयल डायनेस्टी एंड गाइडेड देम द न्यू किंग्स इन गवर्निंग देयर किंगडम। तो ब्राह्मण्स जो है वो जो पावरफुल फैमिलीज है उनको हेल्प किया करती थी, ताकि वो एक रॉयल डायनेस्टी, ठीक है, एक राजा महाराजा वाला जो डायनेस्टी होता है, ठीक है, एक साम्राज्य होता है, उसको बना सके, और उनको गाइड किया करते थे, उनको सलाह मशवरा दिया करते थे कि एक नया किंग जो है उसको कैसे गवर्न करना चाहिए, कैसे राज्य करना चाहिए अपने किंगडम में। इन दोज डेज ब्राह्मण्स वेयर नोन फॉर देयर विजडम, लर्निंग एंड नॉलेज ऑफ रिलीजन, और उस समय जो है ब्राह्मण्स जो है उनको किस लिए जाना जाता था, उनके बुद्धिमत्ता के लिए, ठीक है, बुद्धिमानी के लिए, अकलमंदी के लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है, उनको पढ़ने लिखने का जो क्षमता रहती थी उसके लिए, और उनका जो नॉलेज हुआ करता था, उनका जो ज्ञान हुआ करता था धर्म के प्रति, उसके लिए। तो दे वे ऑल्सो रेस्पेक्टेड फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस एंड स्टेट क्राफ्ट, और उनको इसलिए भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दी जाती थी, बहुत ही उनको आदर सम्मान दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी, समझ हुआ करती थी कि कैसे राज्य करना है और कैसे जो है एक राज्य को बनाना है, स्टेट को क्राफ्ट करना है। That is why kings in North and South India invited Brahmins who lived on the banks of Ganga and Yamuna rivers to settle in their kingdom. और इसीलिए जो है, जो राजा हो गया नॉर्थ और साउथ इंडिया के, वो ब्राह्मण्स को इनवाइट किया करते थे, न्योता दिया करते थे, जो कि गंगा और यमुना रिवर के किनारे रहा करते थे, कि चलो भाई तुम हमारे किंगडम्स में आओ, यहाँ पे रहो और यहाँ पे सेटल हो जाओ। इन रिटर्न द किंग्स वुड डोनेट एंटायर विलेज और द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम सेवरल विलेज टू दिस फैमिली, और वहां पे वो आके रहने लग जाते थे उनके राज्य में। तो उनके बदले में क्या देते थे, किंग जो है पूरा का पूरा जो गांव है उनको डोनेशन में दे देते थे, या तो फिर जो रेवेन्यू, ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट किए जा रहे हैं अलग अलग विलेजेस से, वो इन ब्राह्मण्स को दे दिया जाता था। दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ दिस डोनेशन बाय इंस्क्राइबिंग देयर
ऑर्डर्स ऑन कॉपर प्लेट्स। और ये जो ब्राह्मण्स को जो ये रेवेन्यूज वगैरह दिए जाते थे, डोनेशन दिया जाता था पूरा पूरा का विलेज का, इसका रिकॉर्ड रखा जाता था। ठीक है, जो रिकॉर्ड किस में रखा जाता था, कॉपर प्लेट। ठीक है, कॉपर प्लेट में इंस्क्राइब करके सारा रिकॉर्ड किया जाता था। तो यहाँ पे एक दान पत्र दिया गया है, दान पत्र ऑफ किंग रत्नदेव। ठीक है, रत्नदेव थर्ड का जो दान पत्र है उसमें ये लिखा हुआ है, द खरोच स्टोन इंस्क्रिप्शन इन विच देयर इज रेफरेंस ऑफ द ऑफरिंग। तो ये खरोच स्टोन है, ठीक है, जहाँ पे ये जो सारा चीजें दिया हुआ है, संस्कृत में दिया हुआ, तो हम तो पढ़ नहीं सकते। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि भाई कौन सा जो एरिया है वो ब्राह्मण को डोनेशन में दिया गया है। तो देयर वाज अनदर रीजन व्हाई किंग्स मेड सच जनरस डोनेशन टू ब्राह्मण्स। तो यहाँ पे बहुत एक अलग और रीजन और ये है कि क्यों जो है किंग्स इतने बड़े बड़े जो डोनेशंस है वो दिया करते थे। ठीक है, टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन सोसाइटी द किंग्स वुड गेट ब्राह्मण्स प्रिपेयर्ड अ लिनेज ऑफ फॉर किंग शोइंग दैट दे वर डिसेंडेंट ऑफ सन मून एंड सम ग्रेट ऋषि। और अपनी जो सुप्रीमेसी, अपने आप को एकदम सर्वोच्च बताने के लिए सोसाइटी में जो किंग्स है ना, वो ब्राह्मण से एक वंशावली बनाया करते थे कि मतलब वंशावली बनाया करते थे किंग का, जिसमें ये दर्शाया जाता था कि वो किसके वंशज हैं, सन, ठीक है, सूर्य के, चंद्र के, या फिर सिर्फ किसी बड़े ऋषि के वंशज हैं। दे वुड आस्क देम टू परफॉर्म राजसूय, अश्वमेध और अदर टाइप्स ऑफ यज्ञ टू शो हाउ पावरफुल दे वर। और वो जो ब्राह्मण से बोलते थे कि आप भाई हमारे लिए राजसूय यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो, और बहुत सारे तरीके के यज्ञ करो, ताकि हम जो है बहुत पावरफुल लग सके। कॉपर प्लेट वाज फाउंड इन छत्तीसगढ़ शोइंग द डोनेशन मेड बाय कलकुची राजा रत्नदेव थ्री। ठीक है, जैसे कि ऊपर में जो कॉपर प्लेट है उसमें जो लिखा हुआ है वो मिला है छत्तीसगढ़ में, जिसमें डोनेशन के बारे में दिया है, और डोनेशन किससे किया है, कलकुचरी किंग रत्नदेव थर्ड ने। द भाट्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग द रॉयल रेंज। तो जो भाट्स हुआ करते थे, मतलब जो कविताएं लिखते, गाने बजाने, कविता लिखने और गाने बजाने का काम किया करते थे, उनको भाट्स कहा जाता है। तो भाट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था ये जो रॉयल वंशावली है ना उसको बताने के लिए, दर्शाने के लिए, एस्टैब्लिश मतलब बताने, दर्शाने के लिए। द भाट ट्रेडिशन प्रिवेल्ड इन एंटायर नॉर्थ इंडियन रीजन ड्यूरिंग दिस टाइम। और ये जो भाट ट्रेडिशन है ये प्रिबल मतलब प्रचलन में था, ये जो पूरा नॉर्थ इंडियन है ना, नॉर्थ इंडियन रीजन है उस समय वहां पे। दे वेर कोर्ट पोएट्स हु सैंग सॉन्ग्स इन लोकल लैंग्वेज प्रेजिंग द किंग्स एंड हिज असिस्टर्स। तो ये कौन हुआ करते थे, कोर्ट में पोएट्स हुआ करते थे जो क्या है गाते थे, ठीक है, गाना गाते बजाते रहते थे लोकल लैंग्वेज में, जिसमें वो किंग को क्या है एकदम प्रेज किया करते थे। प्रेज मतलब उनकी प्रशंसा किया करते थे, ठीक है, और उनके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उनके जो दादा परदादा ये लोग जो है उनके बारे में। तो दिस थैंक्स would instill a feeling of respect and pride for king among the people। और ये जो गाने हैं वो क्या कर देते थे, लोगों के मन में एकदम बैठा देते थे कि हाँ भाई ये किंग जो है बहुत ही रेस्पेक्टफुल है, इसका मतलब बहुत ही हमको आदर सम्मान करना है, और ये बहुत ही मतलब प्राइड, ठीक है, ये मतलब बहुत ही मतलब शक्तिशाली राजा है। ये सारी चीजें जो है लोगों के मन में, ये चीजें जो है, ये जो गाने हैं वो एकदम बैठा दिया करते थे। ठीक है, इन छत्तीसगढ़ दिस ट्रेडिशन कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ चरण पोएट। और छत्तीसगढ़ में ये जो ट्रेडिशन है इसको चरण पोएट्स के टाइम मतलब ये जो भाट है उनको एज अ चरण पोएट्स कहा जा रहा है। वन सच पोएट वाज दालराम राव हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ राजा लक्ष्मी निधि ऑफ खैरागढ़। तो ऐसा ही एक पोएट है जिसका क्या नाम है, दालराम राव। ठीक है, वो कहाँ पे हुआ करता था, जो कोर्ट है राजा लक्ष्मी निधि का खैरागढ़ में, वहां पे। So he was the first person to use the name छत्तीसगढ़ in one of his poem in the praise of the king। तो ये पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम लिखा था अपने एक पोयम में, जिसमें उन्होंने किंग की प्रशंसा की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। दालराम राव किसके कोर्ट में पोएट थे, पूछा जाता है जो CGPSC वगैरह की एग्जाम्स होती है उसमें। और छत्तीसगढ़ का नाम किसने फर्स्ट यूज किया था ये भी पूछा गया है कई बार। तो अब नेक्स्ट हमको देखना है मोनार्क्स और फ्यूडल किंग्स क्या हुआ करते थे। ठीक है, मोनार्क्स, ठीक है, जो मतलब मुख्य राजा है, और फ्यूडल जो उसके अंदर, ठीक है, फ्यूडल जो उसके अंदर उसके दास जो है ना, जो किंग्स है, लेकिन क्या है किसी किंग के अंदर दास के है ना, किसी किंग के अंदर अधीन है। ठीक है, तो पूरा क्लियर होगा अभी आगे पैराग्राफ में। एज अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम ग्रू द वार्स बिटवीन देम आल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे छोटे छोटे किंगडम्स जो है उभर के आए, बढ़ते गए, वैसे ही जो लड़ाइयां हैं, ठीक है, दो किंगडम्स के बीच में और दो तीन किंगडम्स के बीच में वो क्या है बढ़ने लगी। तो ईच किंगडम फॉट हिज नेबर्स टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी। तो हर एक जो राजा है वो अपने जो नेबर्स है
उससे लड़ाई करता था, ताकि जो अपना जो टेरिटरी है, अपना जो एरिया है, उसको क्या है फैला सके, एक्सपांड कर सके। बट एज वी सॉ इन द केस ऑफ एम्परर समुद्रगुप्ता, द विक्टोरियस किंग यूजुअली रिटर्न द लैंड टू द वैंक्विश्ड अंडर सर्टन कंडीशन। तो जैसे कि हमने लास्ट जो क्लास है 6th क्लास में हमने देखा था कि समुद्रगुप्ता एक ऐसा राजा था जो जो है ना, जो जीत जाता था, अगर कोई लड़ाई जीत जाती थी विक्टोरियस किंग, ठीक है, जैसे कि हमने समुद्रगुप्ता के केस में देखा था, वैसे सेम यहाँ पे। तो विक्टोरियस किंग मतलब जो किंग जीत गया है, ठीक है, जैसे दो पक्ष के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, तो इसमें ये वाला पक्ष जो है वो जीत गया, ठीक है, तो ये विक्टोरियस किंग हो गया। तो ये क्या करता था, अपना जो ये जो जिस राज्य को उसने जीता है, उसको जो अपना राज्य है वो क्या कर देता था, लौटा देता था, ठीक है। तो विक्टोरियस किंग यूजुअली रिटर्न द लैंड टू द वैनक्विश्ड, ठीक है, वैनक्विश्ड मतलब जो हार गया है, ठीक है, हार गया है अंडर सर्टन कंडीशन, लेकिन अपना उस किंगडम को वापस तो लौटा देता है इसको, लेकिन क्या है, कुछ कंडीशन रखता है। द डिफीटेड किंग हैज टू एक्सेप्ट हिज कॉन्करर एज द किंग एंड मास्टर। तो जो ये जो डिफीटेड किंग है, ये क्या है, अपने आप को क्या है, अब इस जो राजा है, इस राजा के अंदर है ना अधीन रखेगा, ठीक है, ये इसके अधीन होगा ये। तो द डिफीटेड हैज टू एक्सेप्ट हिज कॉन्करर, ठीक है, कॉन्करर मतलब ये वाला जो राजा जिसने इसको जीत लिया है, उसको अपना किंग और अपना मास्टर समझ के रखेगा, ठीक है। द विक्टर बिकम द अधिपति और मोनार्क, ठीक है। तो ये विक्टर जो है, ये वाला जो किंग है जो जिसने लड़ाई जीत गई थी, वो क्या बन जाएगा, अब अधिपति, या फिर इस जो किंग है उसका क्या बन जाएगा, ये मोनार्क। वेल द वैनक्विश्ड, ठीक है, जो हार गया है वो क्या बन जाएगा, समंत और फ्यूडल वसल, ठीक है, इसी को क्या बोल रहे हैं, फ्यूडल वसल मतलब दास, ठीक है, इसका दास या फिर इसके अधीन। टू एस्टैब्लिश द विक्ट्री अथॉरिटी फर्दर, द रिपीटेड किंग हैज टू राइट हिज नेम इन द फॉलोइंग मैनर। और ये जो विक्ट्री है, ठीक है, विक्टर्स की अथॉरिटी दिखाने के लिए जो डिफीटेड किंग है, मतलब ये वाला जो किंग है, इसको क्या करना है, अपने नाम के सामने क्या लगाना है, महासंत श्री क्षितिपाल, ठीक है, यहाँ पे एक नाम दिया गया है जो इस तरीके की लड़ाई हारा है। उस प्लेस इज एट द फीट ऑफ परम भद्रक परमेश्वर महाअधिराज श्री भोजदेव। तो यहाँ पे ये जो किंग है, ये क्या है, जीत गए थे, और ये किंग है क्या है, हार गए। तो इसलिए अपने नाम के सामने क्या लगाया है, महाराजा अधिराज, और इन्होंने समन। The feudal vassal would give precious gifts to the monarch to show their loyalty and gratitude। तो ये जो feudal vassals है, ठीक है, ये जो हारे हुए किंग्स हैं, जो दूसरे किंग्स के अधीन है, वो क्या है, हमेशा जो है उनको क्या कर देना पड़ता था, महंगे महंगे गिफ्ट्स देना पड़ता था, प्रेशियस गिफ्ट देना पड़ता था, जो उनके जो मोनार्क है ना, जो उनके जो राजा है जिनके वो अधीन है उनको, ताकि वो उनकी वफादारी को दिखा सके और उनके प्रति क्या है, आभार प्रकट कर सके। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार प्रकट करना। Whenever the monarch went to war, the feudal had to go with his army to assist him in the battlefield। और जब भी जो है ये जो मोनार्क है कोई लड़ाई में जाएंगे, तो ये जो feudal kings है, इनको इनके साथ जाना पड़ता था अपनी आर्मी को, ताकि वो उनका साथ दे सके। assist him in the battlefield मतलब जो लड़ाई का क्षेत्र है वहां पे उनका साथ दे सके। तो हमको कुछ और इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में देखना है। तो बिटवीन द ईयर्स 800 to 1000 3 इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टी रूल्ड इन द नॉर्थ। तो यहाँ पे 800 से लेकर 1080 तक 3 जो है इन्फ्लुएंशियल मतलब प्रभावशाली डायनेस्टी जो है नॉर्थ इंडिया में थे, उनके हमको देखना है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ सेंट्रल इंडिया में। तो द प्रतिहारास वेयर इन द नॉर्थ एंड द पालास इन ईस्ट एंड राष्ट्रकूटा इन द साउथ इंडिया। तो 3 डायनेस्टी है, प्रतिहारा कहाँ है, नॉर्थ में, पालास क्या है, ईस्ट में, और राष्ट्रकूटा कहाँ है, साउथ इंडिया में। द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी वेयर एट वॉर विद ईच अदर फॉर नियरली 200 years, ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देयर सॉवरेनिटी ओवर नॉर्थ इंडिया एंड द किंगडम्स ऑफ कन्नौज। तो ये जो किंग्स है, ये 200 साल तक एक दूसरे से लड़ाई ही करते रह गए, ताकि वो अपना एक साम्राज्य बना, अपने आप को सुप्रीम घोषित कर सके नॉर्थ इंडिया में, और जो किंगडम है कन्नौज का उसको हासिल कर सके। दिस कॉन्स्टेंट वॉरफेयर वीकेंड ऑल द 3 किंगडम्स। और ये जो हमेशा कॉन्स्टेंट मतलब हमेशा जो लड़ाई होती आ रही थी, इससे क्या है, ये तीनों के तीनों किंगडम क्या हो गए, कमजोर हो गए, ठीक है, और टूट के बिखर के रह गए। तो इस जो स्ट्रगल है, ये जो 3 जो राज्य के स्ट्रगल है, इसे त्रिपाठी स्ट्रगल भी कहा जाता है, ठीक है, बुक में नहीं दिया है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताती हूँ बीच में। तो इसे कहा जाता है त्रिपाठी स्ट्रगल। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड छत्तीसगढ़ वाज रूल्ड बाय कलचुरी डायनेस्टी हाई लिनेज, ठीक है। तो ये जो पीरियड है उस समय छत्तीसगढ़ में कौन रूल किया करता था, कलचुरी डायनेस्टी या फिर हाई लिनेज, ठीक है, ये इनके वंशावली थे। तो सम इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टीज वेयर कलिंग राज, रत्नदेव एंड झलाल देव।
तो ये इंपॉर्टेंट किंग्स है तीनों। द कलिंग राज रूल्ड ओवर द होल ऑफ द साउथ कोसल। तो कलिंग राज कहाँ पे राज करते थे? पूरा जो साउथ कोसल है वहां पे अराउंड द ईयर 1000, ठीक है, 1000 एडी में। तो ही स्टैब्लिश हिज कैपिटल एट तुमान एंड रूल इंडिपेंडेंटली फॉर मेनी ईयर्स। तो इन्होंने अपना कैपिटल कहाँ बनाया था? तुमान में, और अलग से जो है ये राज्य करते थे बहुत सालों तक वहां पे। तो रत्नदेव मेड रत्नपुर हिज न्यू कैपिटल एंड डेवलप इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ द टाइम इन महाकौशल रीजन। और रत्नदेव जो है रत्नपुर के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, बिलासपुर के पास है, जहाँ पे महामाया देवी का बहुत ही सुंदर टेम्पल है। तो ये वो जो कैपिटल है, ये जो रत्नपुर है उसको अपना कैपिटल बनाया रत्नदेव ने, और उसको बहुत बड़ी सिटी बनाया, है ना, उस टाइम में महाकौशल रीजन में। तो इन दोस डेज देयर वर नो टाउन इक्वल टू रत्नपुर इन महाकौशल रीजन। और उस समय जो है रत्नपुर के जैसा शहर जो है पूरे महाकौशल में कहीं नहीं हुआ करता था। द कल्चुरी किंग्स कंसिडर देमसेल्फ राजपूत एंड देयर वर सेवरल अदर इन्फ्लुएंशियल राजपूत डायनेस्टी इन नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। तो कल्चुरी किंग्स है वो अपने आप को क्या घोषित करते थे? कि वो राजपूत हैं। और वैसे ही बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल राजपूत डायनेस्टीज हुआ करते थे नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में। तो प्रोमिनेंट इसमें से मुख्य कौन है? चौहान्स हो गया, तोमार्स हो गया, परमार्स हो गया, गुजरार्स हो गया, प्रतिहारास हो गया। तो ये सारे डायनेस्टी के बारे में जो है हम मैप में देख चुके हैं, ठीक है। आपने नहीं देखा है, नहीं समझ में आया, तो आप फिर से मैप में ये सारे डायनेस्टी को एक बार और देख लें। तो मेंबर्स ऑफ दिस रॉयल लिनेज एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम एट डिफरेंट प्लेसेस। और ये जो मेंबर्स है, ये जो रॉयल वंशावली के जो मेंबर्स हैं, है ना, राजा महाराजाओं के जो वंशज हैं, ये अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम जो है डिफरेंट प्लेसेस में एस्टैब्लिश कर लिए। तो यहाँ पे कॉइन्स दिए गए हैं जो रत्नदेव रूलर जो है 12th सेंचुरी में, जिन्होंने ये जो कॉइन्स है यहाँ पे मिले छत्तीसगढ़ में। तो द परमार डायनेस्टी रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया। तो परमार डायनेस्टी कहाँ रूल किया करती थी? सेंट्रल इंडिया में। भोज वाज इंपॉर्टेंट मोस्ट रिनॉट किंग ऑफ दिस लिनेज। तो ये रिनाउंड मतलब जो मुख्य राजा जो है भोज था, एंड ही वाज अ माइटी वॉरियर विद अ पावरफुल एनिमी हु एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एम्पायर ओवर विच ही रूल्ड फ्रॉम 1000 to 1035। ठीक है, तो बहुत ही बड़े मतलब योद्धा थे, बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा थे ना, पावरफुल उनके पास आर्मी थी, जिन्होंने बहुत ही बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश करके रखा था। कब से कब? 1000 से लेकर 1035 तक। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन इन्फ्लुएंशियल रूलर, ही वाज आल्सो डीपली इंटरेस्टेड इन साइंस, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। और एक बहुत ही मतलब प्रमुख राजा भी थे ये, ठीक है, एक इन्फ्लुएंशियल रूलर थे, बहुत प्रभावशाली रूलर भी थे, लेकिन उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी था किसमें? साइंस में, है ना, समाज विज्ञान में, लिटरेचर में भी बहुत इंटरेस्ट था, और आर्किटेक्चर में, है ना, अलग अलग जो बिल्डिंग्स बनाने में उनको बहुत इंटरेस्ट था। और जो लिटरेचर है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई वाला जो लिटरेचर होता है, जिसमें जो पोएम्स वगैरह हो गए, ये सब चीजों में भी बहुत इंटरेस्ट था। एट दैट टाइम देयर वाज पावरफुल रूलर इन सेंट्रल एशिया कॉल्ड मोहम्मद गजनी। तो इसी समय जो है एक बहुत ही पावरफुल रूलर हुआ करता था सेंट्रल एशिया में, जिसका क्या नाम है? मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है। बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा रूलर हुआ करता था, बहुत ही लूटपाट भी की है इसने। आपने अगर सोमनाथ का टेम्पल जो है गुजरात में, उसका नाम सुना होगा, तो इसमें सोमनाथ जो टेम्पल है वहां पे जाके बहुत ही मतलब उस समय जो है टेम्पल्स जो है उसको बहुत ही वेल्दी माना जाता था, मतलब बहुत ही मतलब पैसे वाले जगह माना जाता था, इसलिए बहुत लूटपाट होती थी टेम्पल वाला एरिया में। तो मोहम्मद ऑफ गजनी ने सोमनाथ जो टेम्पल है वहां पे अटैक किया था और उसे पूरा तबाह कर दिया था। उससे बहुत सारा सोना जो है लूट के अपने देश ले गया था, और वहां यहाँ से जो वहां से जो प्रेशियस स्टोन्स उसने निकाल के लेके गए, उससे उसने अपना एक राज्य जो है जो सेंट्रल एशिया में, वहां पे वो पत्थर को यूज करके वहां पे अपना सिटी जो बनाया उसमें यूज किया उसने। तो ही इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया सेवरल टाइम्स फ्रॉम अफगानिस्तान बिटवीन 1000 to 1025। ठीक है, तो इसने नॉर्थ इंडिया में बहुत बार जो है अफगानिस्तान से क्या है हमला किया। ठीक है, कौन से समय में? 1000 से लेकर 1025 में। प्लंडरिंग मतलब तबाह करना, ठीक है, और लूटिंग, ठीक है, लूटपाट करता था लैंड और वहां के जो पीपल हैं उनको। अ ग्रेट स्कॉलर फ्रॉम हिज किंगडम कॉल्ड अल-बुर्नी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। और उनके समय का एक बहुत ही बुद्धिमान जो व्यक्ति था, ठीक है, अकलमंद जो बुद्धिमान मतलब पढ़ाई लिखाई वाला जो है अल-बुर्नी, ठीक है, वो इंडिया में आके रुका उस समय। ठीक है, ही केम टू स्टडी, इसलिए आया था ताकि वो पढ़ सके मैथमेटिक्स, गणित के बारे में, एस्ट्रोनॉमी जो आकाश जो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, और डिफरेंट रिलीजन, यहाँ के जो डिफरेंट
डिफरेंट रिलीजन्स है, धार्मिक जो है उसको जो हमारे कंट्री में फ्लरिश हो रहे हैं उनको पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे उसने क्या क्या पढ़ा, ही लर्न संस्कृत ड्यूरिंग हिज स्टेड एंड स्टडीड मेनी एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। और यहाँ पे रहते रहते उसने क्या है संस्कृत का जो लैंग्वेज है उसको पढ़ा, और बहुत सारे जो हमारे पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ठीक है, हाथ से लिखे हुए जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको उसने पढ़ाई की। आफ्टर रिटर्निंग टू हिज कंट्री इन 1030 ही रोट अ बुक इन अरेबिक टाइटल ताहिक ए हिंद। और अपने देश जाने के बाद, अपने कंट्री जाने के बाद 1030 में उसने एक बुक लिखा, क्या नाम है, अरेबिक लैंग्वेज में उसने बुक लिखा, उसका क्या नाम है, ताहिक ए हिंद। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल ऑफ इंडिया, देयर कस्टम, रिलीजन, ट्रेडिशन, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा फ्रॉम दिस। और ये जो बुक है इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है हमको, किसमें, यहाँ जो लोग रहते थे उनके बारे में, उनके क्या क्या रीति रिवाज के बारे में, उनके क्या धर्म थे, उनके क्या ट्रेडिशंस थे, है ना, उनके क्या, और जो साइंस है उनके बारे में, है ना, जो विज्ञान है उसके बारे में, जो गणित है उसके बारे में, और जो एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड है, जिसके ब्रह्मांड की जो स्टडी करते हैं उसके बारे में। अब हमको देखना है फ्यूडल पॉलिसीज ऑफ द किंग। तो ये फ्यूडल पॉलिसीज क्या हुआ करते थे किंग्स की, उनको हमने देखना था। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मोनार्क और फ्यूडल क्या होता है। तो फ्यूडल पॉलिसी जो किसी के अधीन है किंग्स, उसको फ्यूडल किंग्स कहा जा रहा है, ठीक है। तो उनकी क्या पॉलिसी हुआ करती थी, बिकॉज किंग्स वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर, द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्मी इंक्रीज, द किंग डिड नॉट हैव लार्ज आर्मी। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि जो किंग्स है वो हमेशा जो लड़ाई लड़ते रहते थे, इसलिए जो उनकी आर्मी है वो क्या होती जा रही थी, कमजोर होती जा रही थी। इसलिए जो किंग्स है उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मी नहीं हुआ करती थी। इंस्टेड दे डिपेंडेंट ऑन देयर सीनियर ऑफिशियल्स एंड फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स टू प्रोवाइड सोल्जर्स टू बैटल इन देयर फील्ड। और इसके लिए जो है उनको किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, किसके ऊपर आश्रित हुआ करना पड़ता था, उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनके ऊपर, और जो ये फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके ऊपर उनको आश्रित रहना पड़ता था, ताकि वो अगर कोई लड़ाई हो रही है तो उस समय उनको सोल्जर्स प्रोवाइड करे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट आर्मीज बिगेन टू इंक्रीजिंगली यूज कैवलरी एंड एलिफेंट ट्रूप्स इन एडिशन टू इन्फैंट्री इन्वॉल्व्ड। और ये उसी समय है जब आर्मी जो है, ठीक है, वो बहुत हद तक जो है कैवलरी, ठीक है, कैवलरी मतलब घोड़े, है ना, लड़ाइयाँ वगैरह में घोड़े यूज करने लगे, और जो एलिफेंट्स है हाथियों को यूज किया जा रहा था। और इन्फेंट्री जो पैदल चलने वाले जो सैनिक होते हैं उनको इन्फेंट्री कहा जाता है। दिस अरेंजमेंट हैड इट्स एडवांटेज एज वेल एज ड्रॉबैक। और ये जो अरेंजमेंट है इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी थे और बहुत सारे डिसएडवांटेज भी थे, ड्रॉबैक भी थे, ठीक है। अमंग द एडवांटेज was that officials do not have to pay regular salaries from the kingdom। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ करता था, जो ऑफिशियल्स हैं उनको रेगुलर सैलरीज नहीं देने पड़ते थे अपने किंगडम से। इंस्टेड ही गेव देम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड्स और इवन सेवरल विलेजेस फ्रॉम विच दे वर एंटाइटल्ड टू कलेक्ट रेवेन्यू। और उसके बदले क्या है, उनको बहुत सारा लैंड दे दिया जाता था या फिर कुछ विलेजेस दे दिए जाते थे जिससे वो टैक्सेस कलेक्ट कर सके, ठीक है। इन रिटर्न दे वुड सेंड देयर आर्मीज टू हेल्प द किंग whenever he needed them in battle। और उसके बदले जो है वो आर्मीज प्रोवाइड करते थे किंग्स को, ताकि जब भी उनको जरूरत पड़े, है ना, बैटल्स लड़ाई वगैरह में जरूरत पड़े तो किंग्स उनको आर्मी प्रोवाइड कर दिया करते थे। तो इससे क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप, जो फ्यूडल किंग्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं उनके पास जो है विलेजेस, ठीक है, विलेजेस जो है काउंटिंग उसकी ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहां से सिर्फ रेवेन्यू नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, उसके पास जो है बहुत सारे विलेजेस जो है इकट्ठा होते जा रहे हैं। However, the disadvantage that once these feudal vassals began earning a lot of money from their villages, they became economically strong and started to disobey the orders of the king। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, ये फ्यूडल वैसल्स है और जो ऑफिसर्स हैं ये बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने लगे। ये जो विलेजेस उनको मिले थे उनसे ये बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने लग गए, और क्या हो गया, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो गए। इकोनॉमी मतलब इनके पास पैसा ज्यादा होने लग गया, और ये जो इनके जो किंग्स हैं, ठीक है, इनके जो मुनार्स है उसको डिसोबे कर दिया। सिंस दे हैड देयर ओन आर्मीज दे डू नॉट फियर द किंग एंड ट्राई टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट। और इसके पास खुद की आर्मीज हुआ करती थी, वो खुद किंग को आर्मी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पास विलेजेस है जहाँ से वो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो किंग्स, जो इनके मोनार्क किंग है, उनसे डरते नहीं थे और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, स्वतंत्र जो है बनाने की कोशिश करने लग गए। तो अब हमको देखना है मेजर डायनेस्टी जो है साउथ इंडिया में कौन सी थी उनके बारे में। द चोलास वर द पॉपुलर डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। द इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी वे राजराज चोला, राजेंद्र चोला एंड कुलोतुंग चोला। तो ये जो चोला डायनेस्टी थी ये साउथ में सबसे पॉपुलर डायनेस्टी हुआ करती थी, और इसके जो इंपॉर्टेंट किंग्स थे ये डायनेस्टी, ये कौन कौन, राजराज चोला, राजेंद्र चोला और कुलोतुंग चोला। So they not only held swag
held away over the whole of South India, but they conducted military campaigns in Orissa, Chhattisgarh, Bengal, defeating and plundering these kingdoms and establishing a empire. तो ये जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में ही अपना कब्जा नहीं जमा के रखा था, ये क्या करते थे हमेशा, मतलब मिलिट्री कैंपेन है ना, अभियान है ना, खोज यात्रा, मतलब एक लक्ष्य पाने के लिए एक निर्माण योजना बना के रखते थे, आगे बढ़ने के लिए योजना बना के रखे रहते थे। कहाँ कहाँ मतलब मिलिट्री, अपनी मिलिट्री को भेजते थे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ के राजा है जो है उनको भी क्या कर दिया, हरा दिया, और ये जो किंगडम्स है उसको पूरा तबाह कर दिया। ठीक है, प्लंडर मतलब तबाह कर देना, और वहां पे अपना साम्राज्य जो है वो वहां पे एस्टेब्लिश कर लिया, घोषित कर लिया। देयर नेवल फ्लीट है ना, नेवल फ्लीट मतलब नेवल मतलब नेवी मतलब पानी, ठीक है, जो शिप्स पानी में चलते हैं। फ्लीट्स मतलब जो ग्रुप ऑफ शिप्स होते हैं उनको फ्लीट कहा जाता है। तो जो इनके नेवल फ्लीट्स हुआ करते थे उन्होंने कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया था, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में और मालदीव तक में। अ लार्ज पार्ट ऑफ श्रीलंका रिमेन अंडर चोला रूल फॉर फॉर लॉन्ग टाइम। और श्रीलंका जो है बहुत बड़ा जो हिस्सा है श्रीलंका का वो चोला रूल के अंदर में था, बहुत समय तक था। तो चोलास वे सक्सेसफुल इन वॉर बिकॉज दे हैड अ पावरफुल आर्मी एंड नेवी। और चोला इसलिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे लड़ाइयों में क्योंकि इनके पास बहुत ही पावरफुल आर्मी हुआ करती थी और नेवी भी हुआ करती थी। नेवी मतलब समुद्र के सारे रास्ते जो है ना, जाके जो लड़ाई लड़ते हैं उसको नेवी। तो दे बिल्ड मैग्निफिशेंट टेम्पल विद देयर वेल्थ दे अमास्ड। अमास्ड मतलब जो इकट्ठा करके रखे थे, उनके पास बहुत सारा जो धन इकट्ठा करके रखा था, उससे उन्होंने बहुत बड़े बड़े, मैग्निफिशेंट मतलब बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए। दे इंस्टॉल गॉड्स इन दिस टेम्पल्स लिंक टू देयर नेम। और वहां पे जो है भगवान की जो मूर्ति उन्होंने स्थापित कर ली, उसमें जो उनका नाम जो है ना, उसको लिंक करके रखा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, राजराज चोला बिल्ड राजेश्वरा टेम्पल। ठीक है, तो राजराज चोला ने कौन सा टेम्पल बनाया, राजराजेश्वर टेम्पल। तो राजा का नाम क्या है, राजराजेश्वर टेम्पल। तो एकदम लिंक्ड है नाम, देख सकते हैं आप। द चोला इम्पोज टैक्सेस ऑन देयर सब्जेक्ट टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी एंड अदर मिलिट्री एक्सपेंसेस। तो चोला जो है टैक्सेस लगाते थे अपने जो सब्जेक्ट, अपनी जो प्रजा है, ताकि वो अपनी जो आर्मी है उसको मेंटेन करके रखे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो राजकाज में जो खर्चे हो रहे हैं उसको कर सके। टैक्सेस ऑन लैंड एंड प्रोड्यूस एंड टैक्सेस ऑन ट्रेड वेयर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो टैक्सेस किसमें कलेक्ट किया जाता था, लैंड में, और जो प्रोड्यूस हुआ करते थे, जो उपज हो रही है जो किसानों के पास, और जो टैक्सेस है ना, ट्रेड वगैरह हो रहा है ना, व्यापार में टैक्सेस वो कलेक्ट किया करते थे। टैक्स ऑन लैंड कुड बी 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस। और जो लैंड में जो टैक्स थे वो कितना हुआ करता था, 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। जो भी प्रोड्यूस, जैसे कि अगर 300 किलोस है ना, ये मेरे से लिखा नहीं रहा है, सॉरी। तो जैसे अगर 300 केजी, ठीक है, 300 बोरे आप मान लीजिए, 300 बोरे जो है अगर धान के हो रहे हैं, तो 1/3 मतलब है ना, 300 का 1/3 कितना, 100 बोरे जो है उनको एज अ टैक्स देना पड़ता था। तो देखिए कितना मतलब ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, तो टैक्स का। व्हेन पब्लिक वर्क्स लाइक बिल्डिंग रोड्स, टैंक्स एंड कैनाल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड, विलेज वेयर एक्सेप्टेड टू अंडरटेक द वर्क्स विदाउट पेमेंट। और जब भी पब्लिक है, जो आम जनता के लिए कुछ भी काम हो रहा था, जैसे कि रोड्स बनाने हैं, टैंक्स बनाने हैं, कैनाल्स बनाने हैं, है ना, टैंक्स मतलब बड़े बड़े जो पॉन्ड्स हैं, ठीक है, तालाब बनाने हैं, और जो कैनाल्स हैं, ठीक है, नाला वगैरह बनाना है, तो जो विलेज के जो लोग हैं उनको बिना पेमेंट के काम करना पड़ता। तो यहाँ पे जो टेम्पल दिया गया है तांजवुर, ठीक है, राजराजेश्वर टेम्पल। इट वॉज ड्यूरिंग दिस एरा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स वेर डेवलप। और यही वो समय है जब ये जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, गांव में जो छोटा छोटा साम्राज्य होता है ना, जहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है, मतलब पंचायत होती है ना, सरपंच होता है, ये इस तरीके का जो गवर्नमेंट है इसी समय में स्टार्ट होने लगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 2, हमको देखना है चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे किंगडम्स के बारे में देखा। तो अब जो चैप्टर आएगा आगे, हमको देखना है 650 से लेकर 1200 AD तक का टाइम को देखना है, जहाँ पे लोगों की लाइफ में चेंजेस आया, जो ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जो विलेजेस में रहते हैं, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए, और जो वुमेन्स हैं, ठीक है, जो वहां पे महिलाएं रहती थी उस समय, वहां उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए, बच्चों के लाइफ में क्या चेंजेस आए। तो जो चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लाइफ हमको नेक्स्ट चैप्टर में देखना है, ठीक। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया। अगर चैप्टर समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, उनको भी बेनिफिट होता कि। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।